Hey everyone, welcome to the Biohook. Today in this video we are starting with the unit immunology. So immunity word जिसे हम लैटिन में immunis भी बोलते हैं simply refers to the ability of an organism to resist infection by pathogen. मान लीजिए किसी की बॉडी में पैथोजन मतलब डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म ने एंट्री ले ली, देन उस पर्सन की बॉडी इम्यूनिटी की फॉर्म में प्रोटेक्शन शो करती है ताकि पैथोजन के इफेक्ट को वहाँ पर रोका जा सके। तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, कुछ इम्यून रिस्पॉन्सेस को शो करती है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट होता है जिसे हम इनेट इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड अदर वन इज अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एंड ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता, इट इज़ एक्वायर्ड इन अवर लाइफ टाइम। ठीक है, सो here is a brief overview and we can say difference between both type of immune responses. ठीक है जी, तो innate जो immune system है it is present by birth, okay, and it is evolutionary primitive, which means कि हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, but the adaptive one or the acquired one is created in response to exposure of a foreign substances. ये जब भी हमारी बॉडी में बनता है जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस एंट्री ले लेता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो अगर जब बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी में ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट होता है एंड उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इन्नेट टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, ठीक है, उसकी बॉडी में कुछ पैथोजेंस भी एंट्री करेंगे, तो उन पैथोजेंस के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिव टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। रिसेंटली हमने कोरोना वायरस से डील करा है, तो हमारी बॉडी को पहले नहीं पता था कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन जिन पर्सन्स को वो इन्फेक्शन हुआ अब उनकी बॉडी उसके अगेंस्ट धीरे धीरे काम करेगी ना, इन्फेक्शन होने की ही बात काम करेगी, पहले तो उसे नहीं पता था ना। जब अब वो काम करेगी तब जाकर उस इंसान की बॉडी में क्या बनेगा, अडेप्टिव टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स। तो यही से हम कह सकते हैं कि जो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं करता, वो हमें ओवरऑल बचाए रखेगा। ठीक है, लेकिन जो अडेप्टिव है वो स्पेसिफिकली काम करता है। लाइक कोरोना वायरस का है तो उसके अगेंस्ट ही बनेगा, ठीक है, टीबी का है तो उसके अगेंस्ट ही बनेगा, ओके, टाइफाइड का है तो उसके अगेंस्ट ही इम्यूनिटी बनाएगा ना। ओके, एंड जो इनेट टाइप की रिस्पॉन्स है ना वो काफ़ी रैपिड है। ठीक है, वो कोई टाइम नहीं लेता एक्शन शो करने में अपना, वो जभी की जभी हो जाता है। लेकिन अडेप्टिव को तो पता ही नहीं ना क्या होने वाला है, किस टाइप का पैथोजन है, वो फर्स्ट बार उससे डील करेगा तो उसको पहचानने में भी तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सारा उसे काम करना पड़ेगा पहले, तो इट इज़ अ स्लो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। एंड इनेट टाइप की इम्यून रिस्पॉन्स में कोई मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, बट अडेप्टिव वाले में मेमोरी प्रेजेंट होती है एंड वो मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इस बात को हम ऐसे समझेंगे, लाइक देखो, किसी को 2 बार भी कोरोना वायरस हुआ था। ठीक है, पहली बार तो जो कोरोना वायरस हुआ ना उसकी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं पता था इस वायरस के बारे में। ठीक है, तो उसने टाइम लिया काफ़ी। अब टाइम लेने के बाद अब उसने अपने शरीर में एक मेमोरी जनरेट कर ली है। क्यों? ताकि अगर दोबारा से इस टाइप का वायरस आया ना बॉडी में तो वो जभी की जभी बिना टाइम लगाए उसके अगेंस्ट काम कर दे। ठीक है, तो जो सेकंड बार अगर किसी पर्सन में वो वायरस आएगा तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी फास्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मेमोरी प्रेजेंट हो गई अब। ओके, सो इनेट टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन नॉन स्पेसिफिक है, मतलब वो एक किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो अडेप्टिव वाला है वो एक पर्टिकुलर एंटीजन के स्पेसिफिक है। Now if we talk about the various cells involved in what type of immunity, then हमारे innate immunity में आ जाएंगे ल्यूकोसाइट्स और WBCs, जिनके टाइप है हमारे पास बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स एंड मास्ट सेल्स। बट इन अडेप्टिव टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स देयर आर B and T सेल्स एंड इसके अलावा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनेट टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स में साइटोकाइंस, कॉम्प्लीमेंट सेल्स, इंटरफेरोन्स और एक्यूट फेस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वाइल इन अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स साइटोकाइंस एंड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। अब आप साइटोकाइंस जो फैमिलियर नहीं होंगे इन वर्ड से उनके लिए मैं एक बार क्लियर कर दूं, साइटोकाइंस क्या होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम रेगुलेशन, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करके रखते हैं। दे कंट्रोल द ग्रोथ एंड एक्टिवेशन ऑफ अदर इम्यून सेल्स। ओके जी, एंड इंटरफेरोन्स क्या होते हैं,
दे टेल इम्यून सिस्टम डेट जर्म्स एंटर इन बॉडी, मतलब हमारे शरीर में अगर जर्म्स आ गए तो इंटरफेरोन्स भागे भागे जाएंगे इम्यून सिस्टम को बताने, ठीक है। जब ये ऐसा कर लेंगे तो ये क्या करेंगे, ट्रिगर करते हैं किलर इम्यून सेल्स को, भाई कि तुम ट्रिगर हो जाओ, तुम जाग जाओ, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आया उसको किल भी करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा एक्यूट फेज प्रोटीन्स क्या होते हैं, अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में एक्यूट फेज प्रोटीन्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, एंड ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन का काम, ठीक है। एंड ये कॉम्प्लीमेंट सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो भी है ना, इसके बारे में हम आराम से पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नाउ द टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, मतलब क्या क्या काम होता है अगर इन्फेक्शन वगैरह आ जाता है शरीर में, देन तो इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस होता है विच इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस। देन कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड किलिंग, किस में हो गई ये तीनों काम, हमारे इनेट इम्यून टाइप में। बट इन अडेप्टिव इम्यून टाइप एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होना है, ठीक है, ताकि जब भी तो मेमोरीज क्रिएट होंगी वहाँ पर, ओके। माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन होगा किसकी हेल्प से, बाय द हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस किस टाइप के एनिमल्स में दोनों टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स दोनों टाइप के एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। तो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, सिंपली वो एनिमल्स जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड एंड बैकबोन है, ठीक है। एंड जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो सिर्फ जो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है। जो वर्टिब्रेट मतलब जिन वर्टिब्रेट्स में जो प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे ह्यूमंस। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम इनेट इम्यूनिटी के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज़ द होस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है तो ये सबसे पहले एक्ट करेगी किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स कंपोनेंट्स, देन इट्स फर्स्ट कंपोनेंट इज़ फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये किस टाइप की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी, मतलब हमारी बॉडी में पैथोजन की एंट्री ही ना हो उसके लिए ऑलरेडी हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला ऐसा बैरियर है हमारी स्किन। अब आप सोचोगे स्किन कैसे हेल्प करती है, तो स्किन में जी ये एक तो पहली बात तो ओवरऑल कवर करके रखेगी हमारे ऑर्गन्स वगैरह को, ठीक है। एंड इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि सेबेशियस ग्लैंड क्या करती है, सीबम का प्रोडक्शन करती है, ये दोनों ग्लैंड्स हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट स्किन इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस टिश्यू से बनी हुई है विच फॉर्म्स अ टफ एंड वाटर प्रूफ बैरियर, मतलब आपकी स्किन से वाटर भी एंट्री नहीं ले सकता आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड ये टफ किस्म का टिश्यू है जो कि पैथोजेंस वगैरह की एंट्री को रोकेगा, ठीक है। बाय चांस अगर किसी के स्किन में कट या कोई भी चोट लगी हुई है, वहाँ से हो सकता है कि आपका पैथोजन एंट्री ले ले, वरना नॉर्मल किसी की स्किन से पैथोजन एंट्री नहीं कर सकता है। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से पैथोजन की एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्किन में मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर नहीं होगा, ड्राइड और क्रैक्ड स्किन होगी, तो वहाँ से पैथोजन एंट्री आराम से ले सकता है, ठीक है। तो आप हाइड्रेटेड भी रहें। नाउ स्वेट ग्लैंड्स के बारे में बात करें कि ये कैसे मतलब हमारे फिजिकल बैरियर्स की तरह काम कर रही हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है। एंड स्वेट में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट में वाटर प्रेजेंट होता है, सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड स्वेटिंग जब होती है तो क्या रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। सो इट हेल्प इन फ्लशिंग आउट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम स्किन, ठीक है। जब भी मतलब स्वेटिंग होगी तो हार्मफुल सब्सटेंसेज अगर हमारी स्किन में प्रेजेंट है, स्किन के ऊपर, तो वहाँ से वो फ्लश आउट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ हमारा जो स्वेट का पीएच है ना, वो स्लाइटली एसिडिक टाइप का है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर ग्रोथ और कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन इनहिबिट होगा, मतलब वहाँ पर हो ही नहीं पाएगी पैथोजन की ग्रोथ वगैरह। क्यों, क्योंकि हमारे स्वेट का पीएच एसिडिक है, जो कि रोकेगा वहाँ पर उनकी ग्रोथ्स को। नाउ सिबेशियस ग्लैंड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सीबम। सीबम क्या होता है, एक ऑयली सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है हमारी स्किन को मॉइस्ट एंड सपल रखने में। अभी हमने ऊपर पढ़ा था अगर डिहाइड्रेशन होगी तो हमारी स्किन कैसी हो जाएगी, क्रैक टाइप की हो जाएगी, तो वहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना, तो उसके लिए हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, किस टाइप की, सिबेशियस ग्लैंड्स, जो कि सीबम का प्रोडक्शन करेगी स्किन में, तो वो मॉइस्ट रखेगी वहाँ पर, तो वहाँ पर कि स्किन ड्राइड एंड क्रैक्ड अप नहीं होगी, तो पैथोजन एंट्री नहीं लेगा। एंड इसके अलावा sebaceous glands contain fatty acids which contain antibacterial property, ठीक है। So skin act as a chemical barrier through production and presence of substances like lactic acid, propionic acid and lysozyme,
मतलब अभी तो हमने ये पढ़ा कि फिजिकल बैरियर्स की तरह कैसे स्किन ने काम करा, इसके अलावा अब हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल बैरियर्स की तरह कैसे हमारी स्किन काम कर रही है। तो उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है कौन बनाता है स्किन पे? स्वेट ग्लैंड्स बनाती है, एंड इसका एसिड आ रहा है नाम में, तो सिंपली इट मीन्स कि पीएच लो है, ठीक है। पीएच लो होगा, एसिडिक होगा, तो इट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। देखो ये इतना अच्छा है लैक्टिक एसिड कि हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को तो इनहिबिट करेगा, रोकेगा, वहाँ पर कीमत हो, लेकिन इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छा है तो उसकी ग्रोथ को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। नो प्रोपियोनिक एसिड, ये कौन प्रोड्यूस करता है? सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगी, एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग ओवर ग्रोथ ऑफ प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज, ठीक है। मतलब सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम के साथ में प्रोपियोनिक एसिड का भी प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से एक्ने होने के चांसेस हमारी बॉडी में या फेस वगैरह पे भी कम हो जाते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स कि ऑयली स्किन इज नॉट दैट बैड फॉर अस। अगर टू मच प्रोडक्शन हो रहा है ना सीबम का, देन इट मे बी बैड, बट नॉर्मल इट इज़ नॉट। नाउ लाइसोजाइम, इट इज़ द एंजाइम फाउंड इन वेरियस बॉडीली सिक्रीशंस। लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे टीयर्स में, आंसुओं में, सलाइवा में, स्वेट में, तीनों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये जो लाइसोजाइम है एक टाइप का एंजाइम है। ये क्या करता है? ये जो हमारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना, उनकी सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया मर सके। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर इज म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो म्यूकस का काम क्या है, कैसे ये हेल्प कर रहा है इम्यूनिटी में? सो म्यूकस बेसिकली क्या करता है? ट्रैप फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो भी पैथोजेंस वगैरह उनको एक जगह पे ट्रैप कर लेगा, ठीक है, या पैथोजन की एंट्री को ही रोक देगा, ठीक है। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। वहाँ पर म्यूकस जो होगा वो सिक्रीशन भी करवाएगा कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स का, जो क्या करेंगे? पैथोजन की एंट्री को वहाँ पर रोक देंगे। नाउ द थर्ड टाइप इज आई। तो ये फिजिकली क्या करती है? विद द हेल्प ऑफ ब्लिंकिंग, मतलब जब हम आँख को ऊपर नीचे बंद या खोल करते हैं तो डस्ट भी रुक जाता है, या कोई पर्टिकुलर पैथोजन एंट्री कर रहा होगा तो वो भी रुक सकता है, ठीक है। एंड केमिकली इन टीयर्स लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन एंड IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल भी मत भूलना कि आई में किस टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, तो इट कंटेन IgA टाइप, ठीक है। एंड लाइसोजाइम एंड लैक्टोफेरिन्स क्या होते हैं? तो लाइसोजाइम का सिंपल सा ये काम है, जो बैक्टीरिया होगा ना उसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन को वो क्लीव कर देगा, तोड़ देगा वहाँ से, पर सिंपली किसको? बैक्टीरिया की सेल वॉल को, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। लैक्टोफेरिन क्या करता है? देखो, बैक्टीरिया या किसी फंजाई को ना अपनी ग्रोथ के लिए कुछ मेटल आयंस चाहिए होते हैं, ठीक है। तो लैक्टोफेरेंस उन मेटल आयंस के साथ में बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से मेटल आयन के शरीर में कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लैक्टोफेरेंस ने उनके साथ बाइंड कर लिया, तो वो कमी तो नहीं होगी, मतलब लैक्टोफेरेंस बाइंड कर लेंगे मेटल आयन को, ताकि बैक्टीरिया उनको यूज ना कर सके अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। नाउ केमिकल बैरियर्स के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो इट इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। मतलब इसमें क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के हमारे एंटी माइक्रोबियल, स्पेशल क्यों? क्योंकि दे कंटेन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? कुछ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स आ जाएंगे। एंड बेसिकली याद रखना कि ये जो प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स होते हैं ना, जिनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी एंटी माइक्रोबियल, ये इनका साइज 100 अमीनो एसिड से भी लेस होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस में कुछ इनके एग्जांपल्स हैं, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन एंड डिफेंसिन्स। लाइसोजाइम्स को हमें पता ही है, सलाइवा, टीयर्स एंड फ्लू ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होता है। एंड क्या करता है? ये बैक्टीरियल सेल वॉल के पेप्टाइडोग्लाइकन को क्लीव कर देगा, ठीक है। लैक्टोफेरिन्स क्या करते हैं? मेटल आयंस के साथ बाइंड हो जाएंगे ताकि वो बैक्टीरिया को ना मिले उनकी ग्रोथ के लिए। एंड डिफेंसिन्स क्या होते हैं? दे आर पर्टिकुलरली सिस्टीन रिच कटायन पेप्टाइड्स, ठीक है, मतलब इसमें सिस्टीन अमीनो एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है। एंड ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन किलिंग ऑफ फैगोसाइटोज्ड माइक्रोब्स, ओके। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कंपोनेंट इज सोल्यूबल इफेक्टर मोलिक्यूल। मान लीजिए अगर आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रीच्ड होगी, मतलब आपके पैथोजन ने एंट्री ले ली है, कोई भी आपके पास चारा नहीं बचा एंट्री ना दिलवाने का वहाँ पर, तो अब क्या काम में आएगा? तो हमारी बॉडी में अब पैथोजन का सामना होगा कुछ सेल्स एंड सोल्यूबल प्रोटीन्स से, जो कि हमारे टिश्यू एंड ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है।
तो अवर ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन न्यूमरस प्रोटीन्स विद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी या एक्टिविटी। ठीक है, तो सिंपली ये कह रहे हैं हम कि हमारे ब्लड में ना कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एंड सम ऑफ देम जब भी प्रोड्यूस होते हैं जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आया होता है, या इसके अलावा कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट भी होंगे। तो इन प्रोटीन्स में से ज़्यादातर प्रोटीन्स किस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टाइप के। तो यही से हमारी छोटी सी जर्नी स्टार्ट होगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, इसे हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो में अच्छे से कवर भी करेंगे आगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है? इट कंटेन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ठीक है, तो ओवरऑल 30 सीरम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, एंड इन्हें कौन प्रोड्यूस करेगा? लिवर प्रोड्यूस करेगा, एंड दे नॉर्मली सर्कुलेट इन अवर ब्लड। अब जिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम क्या होता है? दे हैव द एबिलिटी टू एम्पलीफाई एंड कॉम्प्लीमेंट द एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मतलब इन प्रोटीन्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर सके? एंटीबॉडीज के एक्शन को एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज कर सके एंड उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सके, ताकि एंटीबॉडीज वहां पर अच्छे से काम करे। क्यों? एंटीजन को किल करने में। ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट काम करने में हम कह सकते हैं। नाउ एक छोटे से उसमें समझते हैं हम कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है एंड कैसे करता है। तो मान लीजिए किसी की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन ने एंट्री ले ली, देन सबसे पहले एज अ इनेट टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब वो प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक एंजाइमेटिक कैस्केड बनेगा। मतलब रिएक्शंस पे रिएक्शंस चलेंगी, एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, एंड ये रिएक्शंस क्या करती है? ये टारगेट करेंगी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो अब मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगी तो वहां पर डिस्ट्रक्शन होगा उस पैथोजन का। नाउ एक्यूट फेज प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, इनकी कंसंट्रेशन इन्फेक्शन के केसेस में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, एंड इट इंक्लूड्स हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंड ये वाले प्रोटीन्स भी लीवर ही प्रोड्यूस करता है एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, जब मतलब हमारी बॉडी में माइक्रोब्स की एंट्री हो जाएगी तो हमारे लीवर एक्यूट फेज प्रोटीन्स का भी प्रोडक्शन करेगा। तो बेसिकली इट कंटेन या इंक्लूड्स 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट वन इज CRP which is C reactive protein, second one is SAA which is serum amyloid protein A, then mannose binding protein। ये नाम याद रख लेना, डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं कि एक्यूट फेज प्रोटीन्स कौन से होते हैं। सो दे हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिविटी को मैक्सिमाइज करेंगे ताकि हमारे पैथोजन का डिस्ट्रक्शन हो सके। ठीक है, एंड इसके अलावा ये ऑप्सनाइजेशन करवाते हैं पैथोजन्स का। ऑप्सनाइजेशन क्या होता है अभी हम पढ़ने वाले हैं। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज सेलुलर कंपोनेंट्स, जिसे हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। दे इंक्लूड स्पेशल सेल्स। ठीक है, कौन कौन सी सेल्स होती हैं सेलुलर कंपोनेंट्स में? न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स। यहाँ पर आप ये 2nm देख के नैनोमीटर वगैरह जैसा कुछ मत सोचने लग जाना, क्योंकि जस्ट मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी ताकि आप सेलुलर कंपोनेंट्स को पर्टिकुलरली याद कर सकें। तो 2n मतलब न्यूट्रोफिल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, एंड 2m मीन्स मैक्रोफाजेस एंड मोनोसाइट्स। ओके जी, तो ये जो सेलुलर कंपोनेंट्स क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ इन्वेडिंग फॉरेन पार्टिकल्स। मतलब जिस प्रोसेस की हेल्प से ये वाली जो सेल्स है किसी फॉरेन पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेती है, खा जाती है। ठीक है, तो इसी में 2 टर्म आएंगी हमारे पास, ऑप्सोनेंस एंड ऑप्सोनाइजेशंस। तो ऑप्सोनेंस क्या होते हैं? दे आर द फैक्टर्स विच एनहांस फैगोसाइटोसिस। मतलब ये फैक्टर्स हेल्प करेंगे किसी पर्टिकुलर पैथोजन के फैगोसाइटोसिस में। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस है ना जिसकी हेल्प से फैक्टर्स एनहांस कर रहे हैं फैगोसाइटोसिस को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, और इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एंटीजन बिकम मोर सस्पेक्टेबल टू फैगोसाइटोसिस। मतलब अगर किसी एंटीजन का ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस हो गया है, अब चांसेस फिर ज़्यादा हो जाएंगे कि उस एंटीजन का फैगोसाइटोसिस भी हो। ठीक है, नाउ यू मे थिंक डेट हाउ डज अ फैगोसाइटिक सेल रिकॉग्नाइज माइक्रोब्स। मतलब इन फैगोसाइटिक सेल्स को कैसे पता चलता है माइक्रोब्स के बारे में? तो पर्टिकुलरली इन सेल्स की सरफेस पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को जो कि पैथोजन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड वो स्पेसिफिक फीचर्स क्या होंगे? जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया। ठीक है, सेल वॉल का कंपोनेंट, ये हमारी एनिमल सेल्स में तो नहीं होता ना, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो उनको ये अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो मान लीजिए फैगोसाइटिक सेल्स ने उस फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर ले लिया, देन दैट फॉरेन पार्टिकल और पैथोजन इज एंट्रैप्ड इन फैगोसाइटिक वैक्यूल। मतलब वहाँ पर वो फैगोसाइटिक वैक्यूल में फंस जाएगा। ठीक है, अब उस वैक्यूल में क्या आएंगे? लाइजोसोम्स आएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या बनेगा? फैगोलाइजोसोम। मतलब फैगोसोम था, फैगोसोम क्या था? फॉरेन पार्टिकल एंड फैगोसाइटिक वैक्यूल। ठीक है, उसमें जब लाइजोसोम की
एंट्री हुई या मतलब लाइसोसोम ऐड हुआ, देन क्या बनेगा, फेगोलाइसोसोम। नाउ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो कि पैथोजेंस की किलिंग में हेल्प करते हैं, सो देर आर वेरियस प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, एग्जाम्पल डिफेंसिन। इसके अलावा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि डायरेक्टली किल करेंगे इन पैथोजेंस को, विच आर लाइसोजाइम एंड प्रोटीज। एंड द अनदर वन इज ऑक्सीडेटिव अटैक ऑन माइक्रोब अकर्स इन न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। मतलब न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स में इन माइक्रोब्स के ऊपर, मतलब ये सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीडेटिव अटैक करेंगे माइक्रोब्स के ऊपर। ठीक है, कैसे? सो दे इम्प्लॉयज वेरियस हाईली टॉक्सिक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एंड नाइट्रोजन स्पीशीज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड पर ऑक्सीनाइट्राइड। ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीडेटिव अटैक करेंगे किस पे, माइक्रोब्स पे। ठीक है, तो उनके माइक्रोबियल मेम्ब्रेन को ये डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर पैथोजन की किलिंग हो जाएगी। Now the last one is cell associated pattern recognition receptor and sensors। मतलब ये कुछ रिसेप्टर एंड सेंसर प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हमारा इनेट इम्यून सिस्टम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाता है पैथोजेंस को। तो इनेट इम्यून सिस्टम में वेरियस सेल एंड मैनी सोल्यूबल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पैम्प्स को रिकॉग्नाइज कर पाए। एंड पैम्प क्या होता है, पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। मतलब ये स्पेशल सिग्नेचर होते हैं पैथोजन स्पेसिफिक, जो कि एक पर्टिकुलर पैथोजन में ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया हमारे वायरसेस में, या अनमिथाइलेटेड सीपीजी डीएनए सीक्वेंसेस हो गए किसमें, बैक्टीरियल जीनोम में। या बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, पिलाई एंड फ्लैजिलास भी होते हैं ना उनके मूवमेंट के लिए। सो दे आर नॉट प्रेजेंट इन अवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस पिलाई एंड फ्लैजिला कंटेन पिलाई एंड फ्लैजिलियन प्रोटीन्स, जिनकी जो कि एक पैम्प की तरह काम करेगा, जिसे हमारा इम्यून सिस्टम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा। एंड इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसैकेराइड हो गया। ठीक है, एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या हो गया, लिपोटिकोइक एसिड। ओके, पैम्प्स के अलावा हमारा इनेट इम्यून सिस्टम डैम्प्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। डैम्प्स क्या होते हैं, डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स। मान लीजिए किसी बॉडी में पैथोजन का अटैक हुआ, वहाँ पर उस पैथोजन ने उस बॉडी की सेल को डैमेज करा, तो वो जो सेल होगी ना जो डैमेज हुई है पैथोजन अटैक की वजह से, वो कुछ एंडोजीनस मॉलिक्यूल को रिलीज करेगी। एंड ये मॉलिक्यूल्स किस तरह एक्ट करेंगे, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स की तरह। ठीक है, जिन्हें इनेट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर पाएगा हमारा। सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या हो रहा है, मतलब हमारी सेल पे अटैक हो गया पैथोजन का, अब वो सेल मरती मरती में ना कुछ मॉलिक्यूल्स छोड़ जाएगी। वो मॉलिक्यूल्स बताएंगे हमारे इम्यून सिस्टम को कि भाई इस सेल की मृत्यु हुई है किसी पैथोजन की वजह से, कोई अटैक कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट काम करो। तो ये डैमेज की वजह से कुछ पैटर्न्स, मॉलिक्यूलर पैटर्न्स वहाँ पर रिलीज हुए हैं ना, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। So our immune system uses various cellular receptors, soluble proteins या mucosal secretions। मतलब कुछ अब इन पैम्प्स एंड डैम्प्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी तो चाहिए ना, तो वो क्या क्या हो जाएंगे, हमारी सेलुलर रिसेप्टर, सोल्यूबल प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है, एंड ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, बाय पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। एंड ये किस टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइटिक, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस टाइप ऑफ सेल्स में। ठीक है, नाउ ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दे आर लिंक टू वेरियस इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। अब सेलुलर रिस्पॉन्स क्या करेगा, ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर देगा उस पर्टिकुलर साइट पे, या सीधा जाके उस पैथोजन को ही किल कर देगा। ठीक है, एंड वेरियस सेल एसोसिएटेड सोल्यूबल पीआरआर इन मैमल्स में, मतलब मैमल्स में पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं, वो ये हैं CLR, ALR, NLR, TLR एंड RLR। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद करोगे अब, सो कैंटर, सेंटर तो आपने सुना ही है, तो उसके अलावा यहाँ पर हम कैंटर कर रहे हैं वर्ड। तो C से क्या हो जाएगा, CLR विच मीन C टाइप लैक्टिन रिसेप्टर्स। देन A से एम टू लाइक रिसेप्टर्स हो जाएंगे, N से नोड टाइप, T से टोल लाइक रिसेप्टर एंड R से ब्रिग आई लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है जी, इसमें जो ये TLR है ना, टोल लाइक रिसेप्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर कोई कमी या कुछ भी है आपको जो बताने जैसा फील हो रहा है तो आप उसको कमेंट कर देना।